देखिए, इस समय नीट को लेकर तमाम चीज़ें सवाल उठ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। इससे किस तरह देखते हैं पूरे घटनाक्रम के सामने आए? देखिए, नीट का जो सवाल है इस देश के उन नौनिहालों का और उन धरती के भगवानों का सवाल है जिस नीट से डॉक्टर पैदा होते हैं। और डॉक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वो धरती के भगवान हैं, हमारी आपके जान की रक्षा करते हैं। तो देश भर में जो 24 लाख नीट के जो छात्र हैं, अगर 24 लाख एक छात्र के अगर घर में 5 भी परिवार होगा तो लगभग ये 1 करोड़ लोगों का मामला है। और पूरे देश का कोई राज्य नहीं बचा है। नीट की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए की थी और एनटीए का चेयरमैन कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इतने बड़े पेपर लीक होने के बाद एनटीए के द्वारा नीट का पेपर लीक हुआ, फिर यूजी नेट का पेपर लीक हुआ, फिर सीएसआईआर का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद नीट पीजी का पेपर कराने में एनटीए असमर्थ रही। आपने चेयरमैन को कब हटाएंगे? और देश का जो नौजवान है जिससे आप कहते हैं कि हम नया भारत बनाने जा रहे हैं, तो क्या नए भारत का जो नौजवान है वो अब उसके स्मृति पटल पर भारत को लेकर के और देश को लेकर के यही रहेगा, यही छप जाएगा कि मोदी सरकार जो पेपर कराएगी उसका परिणाम नहीं आएगा, परीक्षा लीक हो जाएगी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरा, भाजपा के विधायक हैं बेदीराम, उनका भी नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। किस तरह देखते हैं राजनीतिक काम को? देखिए, वो सुभाषपा के विधायक ही नहीं है। अगर उसको आप विस्तार और व्यापक और बड़ा करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के सहयोगी हैं और उनके मिनिस्टर हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके पार्टी के हैं। उनकी कई वीडियो हम लोगों ने देखा। वो खुद कहते हैं कि भर्ती कराने में, घूस लेने में हमारा ये माहिर आदमी। तो अब सरकार बताए, योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि उनके सहयोग करने वाला उनके सरकार में ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, सहयोगी हैं, जो उनके राज्यसभा के लिए, जो उनके एमएलसी के लिए वोट करते हैं और देश के नौजवानों का, मध्य प्रदेश के व्यापम से लेके, ग्वालियर से लेके और राजस्थान तक जिसका रैकेट है उसका, बेदीराम का, और उस रैकेट में हो सकता है बीजेपी के बड़े बड़े लोग शामिल हो। हम सब तो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश के नौजवानों का, जो आम घर से जो लोग निकले हैं, उनका भरोसा इस देश के शैक्षणिक संस्थानों पर, जो लोग परीक्षा लेते हैं उन संस्थानों पर बढ़े। और वो तभी बढ़ना संभव होगा जब उसमें पारदर्शिता आएगी और जब उस एकेडमी के, जब शैक्षणिक जगत के टॉप क्लास के लोगों का चयन होगा। तो शैक्षणिक जगत के टॉप क्लास के लोगों का चयन तो होता नहीं, होता है आरएसएस के ऑफिस से। इसलिए इस तरह की खामियां लगातार हैं। दूसरा, संविधान और सेंगोल को लेकर भी एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, तमाम चीजें आ रही सामने। किस तरह से दुर्घटनाक्रम? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने सभी ने करा और बहुत साधुवाद। ये देश संविधान से चलेगा, संगोल से तो चलेगा नहीं। इस देश ने जो कई 100 सालों की जो दास्ता थी उससे यूं ही एक दिन में नहीं पा गया। आरएसएस के दफ्तर से नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के माफीनामे वाले वीर बनने वालों से नहीं मिला। पूज्य गांधी से लेके, भगत सिंह से लेके, अशफाक साहब से लेकर के और हजारों लाखों लोगों ने जब कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, तब ये आज़ादी मिली और तब संविधान मिला। तो संविधान के हिसाब से हमारी व्यवस्था चलेगी। और संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं और उसको हमने अंगीकृत अधिनियमित किया था। तो इसमें संगोल का कहाँ जगह आ जाती है? संगोल की तो कोई इसमें जगह ही नहीं है। इसमें जगह, इस मुल्क में 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि तभी आएगी जब वो संविधान सम्मत कार्य होगा। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के मनवादी लोग संविधान सम्मत कार्यों से और उसकी विधियों से डरते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मनुवाद बना रहे और वर्ण व्यवस्था बनी रहे और उनका शीर्षस्थ होना समाज में बना रहे, जिसको समाजवादी लोग, हमारी पार्टी और पीडीए की अवधारणा उसका समूल नाश कर देगी अपने वैचारिक सिद्धांत से। दूसरा, जिस तरह के परिणाम इस बार लोकसभा में आया है उसको किस तरह देखते हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो परिणाम आया है वो आप सबके सरोकारों से आया है। लोगों ने देखा कि इस देश में पहला ऐसा नेता है अखिलेश यादव जी, जो बहुत ही, जब भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद, जब वैमनस्यता फैला रही थी, तो लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए, नौजवान कैसे बढ़े, किसान कैसे बढ़े, माताओं बहनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, नौनिहालों का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, उन्होंने सवाल खड़े किए कि पीडीए की अवधारणा रहेगी, जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी हर तरह की भागीदारी होगी। इससे हम लोग अपने सवालों के साथ अच्छा परिणाम मिला है और भविष्य में भी जो परिणाम आए हैं समाजवादी
पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया, हम उसको जिम्मेदारी मानते हैं और हम आपके सवालों के साथ और मुखर होंगे। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी 2027? आगे की रणनीति यही रहेगी कि इस उत्तर प्रदेश जो दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है, वो दुनिया का सबसे चमकता हुआ, दहकता हुआ, रोजगार देता हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं देता हुआ, किसानों को उनके फसलों का मूल्य देता हुआ राज्य बने। और समाजवादी पार्टी सब वर्गों का सहयोग चाहती है और 2027 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इतने सीट जीतेगी जितना उत्तर प्रदेश में अब तक कोई राजनीतिक दल नहीं जीता हो।